अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट। जनाब NA 75 डस्का सियालकोट का हल्का है जिसमें दोबारा इलेक्शंस हुए थे, लेकिन पहले जो इलेक्शंस जिनको नल एंड वॉइड करार दिया गया था उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। थोड़ा सा अगर आपको रिकैप दें तो जनाब आपको याद होगा 20 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग के बाद गायब हो गए, पता नहीं चला वो कहाँ गए। सुबह जब आए तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो कि जिनके जवाबात नहीं मिल सके थे आज तक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 133 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इसमें अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बहुत से इंटरव्यूज़ लिए गए, स्टेटमेंट्स ली गई, ऑडियो रिकॉर्ड्स का जायज़ा लिया गया, कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं और इसमें जो कंक्लूजन सामने आया है उसमें पता चला है कि इंतज़ामिया की शदीद गफलत थी। किस तरह से ये पूरा का पूरा हल्का PTI के नुमाइंदे असजद मल्ही को जिताने के लिए एक प्री प्लान साजिश थी और मैनिपुलेट किया गया इस हल्के में सारा का सारा निज़ाम और सारी की सारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। साथ ही साथ न सिर्फ इंतजामिया बल्कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की मुआविन खुसूसी इत्तलात थी, उनका जिक्र भी आया। बताया जाता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें सारी की सारी प्लानिंग हुई कि किस तरह से PTI के नुमाइंदे को जिताना है और किस तरह से उसके लिए सारी रिगिंग यानी जो निज़ाम को मैनिपुलेट करना है, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद थी। तो अब इस तरह से ये सब कुछ सामने आना, एक बाकायदा रिपोर्ट में फैक्ट्स सामने आना और वज़ीर आज़म इमरान खान का तो बुनियादी एजेंडा ही यही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो 126 दिन का धरना जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को बावर करवाया कि किस तरह से मुल्क में शफ़ाफ इंतखाबात बड़े ज़रूरी हैं। उनकी पार्टी के एक नुमाइंदे के लिए पूरे निज़ाम को इस तरह से रिग किया जाना, फिर इंतज़ामिया और उनकी पार्टी की ही एक मेंबर का इसमें मुलव्वस होना कितना बड़ा सवालिया निशान है। अपने एनालिस्ट से यही पूछेंगे कि क्या रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म खुद अपनी पार्टी में धांधली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर बल्कि इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका ही मौक़िफ़ जानना चाहूँगी इसके ऊपर, क्योंकि जब हमने पहले भी बात की इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आया, हुकूमत का मौक़िफ़ आया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, यही सवाल था कि वज़ीर आज़म तो खुद इतना स्ट्रांगली इसके लिए बात करते हैं, अब जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी नाम आ रहा है तो क्या आपको लगता है वज़ीर आज़म कुछ एक्शन लेंगे इसके ऊपर? देखिए मैडम शेख कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जब मरकज़ से पंजाब गई थी तो हमें बताया जाता था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं, जिसमें करप्शन इल्ज़ामात भी हैं, बाकी सारे भी हैं, मगर उन्हीं फिरदौस आशिक अवान साहबा को उन्होंने जब पंजाब में लगाया तो वो ठीक हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि और फिर जब पंजाब से हटाया गया है, ये भी कोई पता नहीं कि क्यों हटाया गया है, लगाया क्यों था, हटाया क्यों था। दूसरी बात यह मैडम शेख कि इमरान खान साहब रिफॉर्म्स पर बड़ी बिलीव रखते थे कि रिफॉर्म्स करूंगा, क्या उन्होंने कर ली रिफॉर्म्स? तीसरी बात यह कि वो एहतसाब पर बिला इम्तियाज एहतसाब पर बिलीव रखते थे कि घर से एहतसाब यानी घर से, तो क्या शुरू हो गया एहतसाब? फिर मैडम शेख के एक अद्वियात स्कैंडल आया था, वज़ीर आज़म साहब ने उसमें क्या कार्रवाई की, यानी एक वज़ीर को हटाया और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। आटा गंदम आया था और उसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी हुकूमत पंजाब और KP हुकूमत की, बड़ों की, तो क्या उन्होंने एक्शन ले लिया? चीनी आपके सामने है, शुगर माफिया उनके इर्द गिर्द बैठा हुआ, उन्होंने क्या एक्शन ले लिया? पेट्रोल वाला आपके सामने है, निजी बिजली घर डाके आपके सामने है। मालम जब्बा केस में तो आज परवेज़ खटक साहब को एहतसाब अदालत ने भी कबूल कर लिया कि उनको उनकी बरियत की दरख्वास्त या उनकी वो पता नहीं आगे क्या बनता है, और BRT आपके सामने है। इसी तरह पंजाब करप्शन कहानियाँ, KP के करप्शन कहानियाँ, और मैडम शेख सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पिंडोरा लीक्स आपके सामने, जिसमें कुछ वज़रा के नाम आए हैं। हो सकता है वो वज़रा बेगुनाह हो, बेकसूर हो, मगर क्या वज़ीर आज़म साहब ने उनको ओहदों से हटा दिया? तो इस मामले में भी वज़ीर आज़म साहब कुछ नहीं करेंगे और बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं करेंगे। हालांकि फिरदौस आशिक अवान साहबा निकल चुकी हैं या जा चुकी हैं या ऐवान इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ होगा। गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ने का मतलब होता है कि फर्जी ऐसे ही रस्मी सी फॉर्मेलिटी सी पूरी की जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बड़ा शर्मनाक है मैडम शेख ये जो अमल हुआ, कोई भी अमल हो वो शर्मनाक है। जिस तरह इसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा का नाम आ रहा है, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का नाम आ रहा है, इंतज़ामिया का नाम आ रहा है, पुलिस का है, प्रिजाइडिंग अफसर बेचारे वो तो खैर
کوئی استاد ہوتے ہیں, کوئی نچلے, وہ جو بھی بڑا افسر ان کو جہاں لے جائے, لیکن ان کا بھی بڑا, اور پھر جس طرح ایک جگہ پر رکھا گیا وغیرہ وغیرہ. تیسری بات اور آخری بات میڈم شیخ, الیکشن کمشنر صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن سے کہنا ہے کہ یوسف زدہ گیلانی کی آڈیو ویڈیو کیس ہے, اس پر بھی کچھ کر لیں, ہل جل کر لیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس تینوں پارٹیوں کے چل رہے ہیں, ان پر بھی کچھ کر لیں. اعظم سواتی فواد چودھری پر آپ یقیناً ایکشن لیں گے. بلدیاتی انتخابات ہیں, اگلے انتخابات کے لیے کیا پروف سسٹم اور غلطی سے مبرہ سسٹم بنایا, اس کا بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. اور باقی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین قبول نہیں تو کیا اس کا آپشن ہے, موجودہ رپورٹ ہے اور اوورسیز ووٹنگ کا کیا معاملہ ہے, اس پر بھی کچھ بتا دیں. کیونکہ مظہر صاحب نے کہا تھا, ٹھیک ہے مظہر صاحب آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. تو سر یہ جو رپورٹ آئی ہے, انتظامیہ کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, سرسری سا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ذکر ہے, کیا آپ اس کو تسلی بخش مانتے ہیں جو رپورٹ آئی ہیں, جو تحقیقات ہوئی ہیں؟ دیکھیے رپورٹ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض ہے, پی ٹی آئی ہو سکتا ہے اس پہ آگے کچھ اپیل کرے, جو کچھ بھی ہے. لیکن اگر الیکشن کمیشن چاہے تو الیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی کر سکتا ہے, آگے کرمنل پروسیڈنگز کر سکتا ہے. اور الیکشن ایکٹ میں ایک 167 ہے کلوز, وہ آتی ہے کرپٹ پریکٹسز میں, اور پھر جو 174 کلوز ہے اس کی وہ ہے اس میں 3 شقیں ہیں جس کے مطابق وہ باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگز کر سکتے ہیں اور 3 سال سزا دے سکتے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ شاید چیف منسٹر کو بھی ایک نوٹس بھیج رہے ہیں, لیٹر بھیج رہے ہیں, کیونکہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کے کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہیں, وہ بھی ان کا بھی نام آیا ہے اس کے اندر. تو اب یہ ساری چیزیں, اب وہ کس حد تک یہ چیزیں آگے جاتی ہیں نہیں جاتی, لیکن الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس اتنے پاورز ہیں کہ الیکشن کمیشن آگے بھی کارروائی کر سکتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ باقی کیسز میں بھی, اب فورن فنڈنگ کیس شروع ہوا تھا پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کی فورن اس سے, اور وہ اس کو کوئی تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں. اب اس میں یہ دوسری پارٹیوں کا بھی آ گیا. پہلے تو آپ اس کیس کو نمٹائیں, پھر ان پارٹیوں کے کیس کو بھی نمٹائیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو آپ نے مرج کیوں کر دیا ہے اس چیز کو. لیکن فیصلے سب کے ہونے چاہیے, گیلانی صاحب والا بھی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اپنا پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اب انہوں نے الیکشن ٹرائبونلز کو بھی ایک ڈیڈ لائن دیا, حالانکہ الیکشن ٹرائبونلز کے کیسز تو بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے, تو ان کے بعد 4 مہینے ہوتے ہیں, اور 4 مہینے میں اب 2018 آج 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں. 2018 کی پٹیشنز پہ یہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ اسی طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن ٹرائبونلز کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے. 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھنی چاہیے, اس میں فیصلے ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن, آج بھی آپ کا الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ اگر وہ ایکٹ کرنا چاہیں تو ایکٹ کریں. جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے تو وزیر اعظم اور ان کی پارٹی تو سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کس طرح کارروائی کی جائے. اوکے. بینظیر شاہ صاحبہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کا کھرا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائے گا, اور دس از پرابلی, اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا, دس از پرابلی the first time کہ اس طرح سے دھاندلی باقاعدہ تحقیقات کے بعد, ثبوت ملنے کے بعد, اور کیا یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں سب کچھ ہے, اس سے آپ توجہ چاہتا ہوں, سیٹسفائیڈ ہیں؟ مظہر عباس صاحب نے کھرا سی ایم ہاؤس پنجاب کے گھر لے کے گئے یا اس دفتر لے کے گئے, یہ آج قیامت کی نشانی ہے. میں لے کے نہیں گیا, میں نے نیازی صاحب کو فارورڈ کر دیا. سر یہ آپ کی جذبات بولیں, لیکن میں پہلے بے نظیر کا اس کے اوپر ٹیک جانا چاہتی ہوں, پھر میں نیازی صاحب سے بھی پوچھتی ہوں. جی بے نظیر. دیکھیں علینا, ابھی تو صرف ایک حلقہ کھلا ہے اور اس میں کوئی تقریباً 20 تو پنکچر ہے. تو میرے خیال سے یہ جو رپورٹ ہے, میرے خیال سے یہ پہلی ہی ایسی رپورٹ ہے بڑی تفصیل سے, اور اس میں بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں انتظامیہ پہ, اور میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے, خاص طور پہ اس سیاسی جماعت کے لیے جو ایک تو حکومت میں ہے اور دوسرا جو بات کرتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے,
اور جو ہمیں کہتی ہیں کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ لے کے آئیں گے فری اور فیئر الیکشن کے لیے، اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میرا نہیں خیال ہے ہم ان پہ اتنا ٹرسٹ رکھ سکتے ہیں کہ اگر ای ووٹنگ یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ بھی جائیں تو دھاندلی نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح اس میں پلاننگ ہوئی اور اس میں بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا اس رپورٹ میں کہ یہ ساری پلاننگ کے مطابق ہوا۔ اچھا اس رپورٹ میں ہے کیا، میرے خیال سے تھوڑا سا تفصیل ذرا بتانا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ 20 پریسائڈنگ افسران تھے جو غائب ہو گئے 7 گھنٹوں کے لیے اور وہ نہیں بتا سکے کہ وہ کدھر تھے، اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کو کسی خفیہ جگہ کسی سیکرٹ لوکیشن میں رکھا گیا اور انہوں نے جیو فینسنگ کر کے اندازہ لگایا کہ اس علاقے میں ان کو رکھا گیا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ کہاں پہ تھے 7 گھنٹے کے لیے اور کیوں غائب ہوئے 7 گھنٹوں کے لیے۔ اچھا پھر ایک بڑی اہم چیز اس میں یہ لکھی ہے کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے 17 پریسائڈنگ افسران نے ایک لیو کی اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن کو کہ ہم الیکشن کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ جب الیکشن کمیشن نے بعد میں تحقیقات کرتے وقت لیو اپلیکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو سارے کے سارے ایک ہی ہینڈ رائٹنگ کی لیو اپلیکیشن ہے اور ایک ہی جگہ سے ٹی سی ایس ہوئی ہے، تو جس پہ الیکشن کمیشن نے لکھا کہ کوئی سیالکوٹ میں بیٹھ کے جاتا تھا کہ ان کی مرضی کے پریسائڈنگ افسران جو ہیں وہ ان پولنگ سٹیشن میں لگے۔ اچھا پھر اس میں ذکر ہے 2 بڑی اہم میٹنگ کا، ایک کا آپ نے ذکر کیا جس میں فردوس عاشق اوان صاحبہ تھی، جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے الیکشن کی مینیپولیشن کی تیاری ہوئی۔ ایک اور میٹنگ تھی جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھے اور وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر نے پولنگ سٹاف سے کہا کہ آپ نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے۔ ایک اور جو میٹنگ تھی وہ پولیس افسران نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہمیں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے کہا تھا کہ آپ نے تحقیقات کے وقت سچ نہیں بولنا، آپ نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ بہت سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں، لیکن اس رپورٹ میں میرے لیے تو 2 بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کچھ نام تو لے لیے لیکن یہ اس رپورٹ میں نہیں بتایا جاتا کہ یہ سب کچھ کس کی ڈائریکشن سے ہوا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کسی نہ کہیں سے تو ڈائریکشن آئی ہوگی نا، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے تو پلاننگ ہوئی ہوگی الیکشن سے پہلے کہ یہ اقدامات لینے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا ایشو جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگلے الیکشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جن کے نام اس رپورٹ میں ہیں ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے۔ اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ قانون کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ اللیگل پریکٹسز کی 2 سال کی قید ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن آپ کے خلاف اگر ایکشن لے، وائلیشن آف آفیشیل ڈیوٹی کی بھی 2 سال کی قید ہو سکتی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وہ عدالت بھی جا سکتی ہے اور ایک کمپلینٹ کر سکتی ہے ان سرکاری افسران کے خلاف۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن کرے گی یا نہیں، یہ میرے خیال سے صحیح ٹیسٹ ہوگا الیکشن کمیشن کا۔ یہ بھی صحیح ٹیسٹ ہوگا الیکشن کمیشن کا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی بریک، نیازی صاحب کی اس کے اوپر رائے جانیں گے، کیونکہ اتنی بلیٹنٹ دھاندلی اور پی ٹی آئی کے نمائندے کو جتانے کے لیے کیا وزیر اعظم عمران خان کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ آگے اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد جانیں گے۔ نیازی صاحب، جس طرح سے ہم نے رپورٹ کے مندرجات بھی ڈسکس کیے، جو فائننگز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن بھی وزیر اعظم کا بھی بڑا ٹیسٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے اس ایجنڈے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جدوجہد ہی ایک طرح سے اس ایجنڈے کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مظہر عباس صاحب زبردستی کھرا لے گئے ہیں وزار صاحب کی طرف، حالانکہ بڑے ہائی ویز، بڑی روڈز، فری ویز جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہیں۔ جتنے فٹ پرنٹس ہیں، تو جو فٹ پرنٹس ہیں وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا جی کبھی کوئی ایسی انویسٹیگیشن ہو جائے، چینی میں سبسڈی تھی، چینی کے ایکسپورٹ کا معاملہ تھا، بے شمار چیزیں تھی۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ وزارت صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیلی فون، جو ان کے فونز ہیں ان کا فورینسک کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جی، مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی، اس طرح کی دھاندلی جو ہے بڑے عرصے سے اوبسلیٹ ہو چکی ہے۔
मतलब ठीक है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट्स की ये भी होता है कि जी फॉर्म 45 के ऊपर आपने वोटों को 145 को 1145 कर दिया, और बाकी चेंजेस की, फिर खोलने ना दिया, गिनती ना की गई। लेकिन इस तरीके से मुझे याद है कि मैंने तो पढ़ी थी, कभी स्कूल टाइम में एक स्टोरी पढ़ी थी, और किसी के वक्त में थी, हो सकता है मदर अब्बास साहब के वक्त में भी ना हो, हमारे वक्त में थी, कि वो ईटन्सविल इलेक्शन होते थे जो कि 17th सेंचुरी में बरतानिया के एक इलेक्शन का जिक्र होता था। वो बताया जाता था किस तरीके से वो जो व्हील कार्ड्स जिन्होंने उनके अपने जो कार्ड्स जिनके ऊपर आना था वोटर से, उनके व्हील्स के वो क्या होते पेच निकाल दिए जाते थे, वो रास्ते में गिर जाती थी। जिस उन्होंने सराय में ठहरना होता था वोटर्स ने, वहां जाके शराब के अंदर कुछ मिला दिया जाता था। देखिए ये जो हुआ कि अंधा धुंध के अंदर धांधली, ये कोई एक अजीबोगरीब बात है। इमरान खान साहब ने जो 126 दिन का धरना दिया था और आपने कहा था, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं कि मदर साहब ने और बेनजीर साहबा ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उनको उजागर किया है टेक्निकलिटी, उसमें कोई ऐड करने का फायदा नहीं है। लेकिन जनरल मैं समझता हूं कि उस पर कमेंट दूंगा, और जनरल कमेंट यह है कि जी जब उन्होंने दिया था तो हकीकत यह है कि उससे पहले इमरान खान साहब ने, मैं तब भी कहता था ये जाली धरना है, क्योंकि मार्च के अंदर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने घर पे एक हाई टी पे बुलाया था और शीरो शकर हो गए थे। उस धरने ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया, उसका इलेक्शन के 4 हल्कों से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं कि उसके अंदर उनकी ये डिमांड दी गई वो 4 हल्के खुलवाए जाए। ये जरूर है कि उनको कोई उस वक्त समझ नहीं आती थी कि क्या स्लोगन लगाया जाए, तो 4 हल्कों का, फिर इलेक्शन धांधली का, फिर कमीशन बना जिसने उनको एक क्लीन चिट दे दी, इन द सेंस कि हुकूमत पे कोई चीज आज नहीं होती थी। उन्होंने कहा जी बाय एंड लार्ज इलेक्शन ठीक हुए हैं, अगर कहीं कोई खराबी हुई है तो ये इलेक्शन के अंदर एक इनबिल्ट चीज है जो कभी भी आप नहीं रोक सकते, हर हल्के में होता है, डबल वोटिंग हो जाती है इस। लेकिन आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि एक होता है कि आप स्पर ऑफ द मोमेंट में या उस दिन के मोमेंटम में करते हैं, एक होता है कि आप उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। इस धांधली के अंदर आपको नजर आएगी कि ये एक दिन का खेल नहीं था। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, उसका जिस्ट है, उन्हें ये नहीं कहा कि उन्हें कहा नहीं उसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, यानी कि एक थानेदार को जिसका जिक्र रिपोर्ट में है उसको इलेक्शन कमीशन ने उनको वहां से निकाला का, इसकी पोस्टिंग यहां ना करो। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी वायलेशन के उसको छुपा कर रखा और उसी से ही सारा काम कराया, क्योंकि वो उसने जो फोर्स थी, जो उसके लिए ताकत देनी थी, जो गैर कानूनी तरीके से या उनको उनके ऊपर एक और क्राइम को प्रोटेक्शन देनी थी, वो थानेदार ही दे सकता था। फिर उसके बाद जब आपने एजुकेशन ऑफिसर को, आपको अंदाजा नहीं कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर, मैं वहां जाता हूँ छोटे मियाँ वाली शहर के अंदर, शायद मदर साहब की कराची वगैरह वास्ता पड़ा हो, कि यकीन मानो ये वैसे ये अपने अंदर ये एक बहुत बड़ा आलमी है कि जब एजुकेशन ऑफिसर, वो लोग जो तालीम देते हैं, वो इस तरह के कामों में मुलव्वस होंगे, तो वो आने वाले लोगों को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, किस मुंह से। सर वाओ, एग्जैक्टली सर, ये बता दीजिए, चले जैसे अभी आपने पूरा खाका खींचा सर, 35 पंक्चर का नारा लगाते थे, लेकिन अब तो ये जो 20 है इनका केस तो एक बन गया है जी, स्टेटेड, हमारे पास सामने रंगे हाथों पकड़े गए हैं सब कुछ। क्या वजीर आजम इमरान खान अभी भी कुछ इनके खिलाफ करेंगे? खुदा गवाह नहीं है। परसों चौथ स्टेट बैंक का उन्होंने डिप्टी गवर्नर बनाया है। सर ये आपकी राय है, ठीक है, हाँ ओके, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, ओके ठीक है। देखिए ना, मैं क्योंकि ये चीजें होती हैं, अब मेरिटोक्रेसी का इन्होंने कितना जोर लगाया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनाया। शौकत तरीन साहब बैंक के मालिक भी हैं, ये शाहजहां खानजादा साहब के प्रोग्राम में आ चुका है, और उसके बाद वो स्टेट बैंक को हैंडल भी कर रहे हैं, गवर्नर बना रहे हैं, और बैंक का सौदा भी कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक जूनियर आदमी को उठा के एक ने प्रमोशन दी, अगले ने वो बना दिया। ये देखें, आप चाहे इधर आए वज़ीर आज़म साहब, अगर कोई मोरालिटी में जब कहा तो उनके अंदर कोई मॉरल किसी पेडेस्टल में खड़े होते, खुदा गवाह है कि इसके बाद वो रिजाइन कर देते, इसको कॉन्टेस्ट ना करते, बजाय आप इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर इल्जाम लगाने के, और ये कहा जाए कि सारे वजीर जाओ आजम स्वाति के साथ, के साथ क्यों सारे वजीर जाओ, ताकि प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है सर, ऐसा पॉइंट नोटेड। बेनजीर कुछ ऐड करना चाहती हैं जल्दी से प्लीज? अलीना देखिए, जो आपका सवाल है कि
वजीर आजम कोई नोटिस लेंगे? देखिए, इस रिपोर्ट को आए हुए कुछ घंटे तो अब हो गए हैं और इतनी कोई लंबी रिपोर्ट नहीं है, तो अगर वजीर आजम ने नोटिस लेना होता तो वो अब तक ले चुके होते। अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से कोई रिएक्शन भी आया। अजीब सी खामोशी है इस रिपोर्ट पे। हमारा पैनल यूनानिमसली ये कह रहा है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान कोई नोटिस नहीं लेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को जैसे हमने इस पे बात भी की कि उनका तो पूरा एजेंडा इसके ऊपर बेस था जी, साफ शफाफ इलेक्शंस। अब देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं उसके बाद। जनाब, मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अवाम बिलबिला उठे हैं कि किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा घर के जो मामलात हैं वो चलाएं। चीनी एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है लोगों की जनाब, रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होनी होती है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। कोई हुकूमत की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है। हो ये रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पंजाब वाले कहते हैं कसूर है सिंध का, सिंध वाले कहते हैं कि पंजाब और विफाक की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, अपने एनालिस्ट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या वजीर आजम जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करेंगे, हाँ या नहीं, ये भी जानेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले ये तो जरा गुत्थी सुलझा दे, सिंध कहता है पंजाब, पंजाब कहता है सिंध, जिम्मेदार है कौन? मैडम शेख, पहली बात तो यह कि दोनों जिम्मेदार हैं। सिंध हुकूमत भी सुना जा रहा है कि जिम्मेदार है और बड़ी बुरी तरह जिम्मेदार है इसमें, और पंजाब हुकूमत भी जिम्मेदार है और इसमें कोई शक नहीं है। और जो ज़ख़ीरा अंदोज हुकूमत मुखालिफ हैं, यानी दूसरी सियासी पार्टियां, वो भी ज़ख़ीरा करके बैठे हैं, और हुकूमत में जो शामिल हैं शुगर माफिया वाले, वो भी ज़ख़ीरा अंदोज कर बैठे हैं। और मैडम शेख, सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि इस शुगर माफिया को हर जगह से रिलीफ मिल जाता है, अदालत से भी, जहां भी जाते हैं। यानी इनको कहा जाता है इनको, इनके शुगर वो जो है स्टोर है उनको ना छेड़ा जाए, इनको इनके जो जुर्माने हुए उसके खिलाफ स्टे, जो उसके कार्रवाई जो ब्रोकर्स पकड़े गए शुगर उनके खिलाफ स्टे, और पता नहीं किस किस तरह स्टे। इसमें कोई शक नहीं, शुगर माफिया और शुगर एक वाहिद है, ये शुगर माफिया ऐसा वाहिद है कि जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ वन पेज पे हैं, ये सारे वन पेज पे हैं। और आखिरी बात मैडम शेख के, और इतने कानूनी सुख में और चोर रास्ते और ढीले ढीले हैं कि ये निकल जाते हैं। और शौकत तरीन साहब की आखिरी बात बताता चलूं मैडम शेख कि उन्होंने फरमाया कि IMF जो चाहता था, हम इन शराइत के करीब हैं। बिजली 5 रुपए महंगी करने के बाद पर किस्त मिली है। ये शौकत तरीन थे जो IMF इतना तगड़ा है। क्या चीनी माफिया इतना तगड़ा है कि वजीर आजम के नोटिस के बावजूद, सब कार्रवाइयां होने के बावजूद कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है? वाकई हुकूमत इतनी बेबस है और चीनी माफिया इतना स्ट्रांग? मेरा ख्याल है कि चीनी माफिया ऐसे हैं। पहले बात है, मैं तो बिल्कुल चीनी के बारे में माफिया यूज नहीं करता हूं कि हमने खाम खा की टर्म इजाद करके और एक सोसाइटी के हिस्से को, कभी हम कहते हैं जिम्मेदारों का माफिया, कभी कहते हैं जी टेक्सटाइल का माफिया, और जब हम कहते हैं तो उसके पूरी उसकी जो जिसको कहना चाहिए कि टेक्निकलिटीज है उससे वाकिफ नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर ये तो हमें पता है कि जी पाकिस्तान के अल्लाह के फजल करम से जो पूरा पाकिस्तान है, इसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो हमारी हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हों, चाहे वो जिम्मेदार की हों। जरा उससे ऊपर उठे। मेरे नजदीक जो असल चीज है वो है मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी नहीं, एक मैं कहता हूं कि इंतजामी कोलैप्स है ये। अब जरा थोड़ी सी जिक्र करें कि जो चीनी एक केस इन पॉइंट है, या दूध एक केस इन पॉइंट है। चीनी वाहिद पूरे का पूरा कारखाना है जो हम पाकिस्तान के अंदर तैयार करते हैं। चीनी वाहिद है कि जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो पूरा हमारा इंडिजिनस है, जिसकी कीमत भी हमें पता है कि 260-265 रुपए जो है वो कितने ही खरीदते हैं। गन्ना बहुत ज्यादा हो तो जिम्मेदार 240 का बेचता है। अच्छा देखें, बात ये, उसके बाद एक ही कास्ट जो है ना वो एनर्जी कास्ट है, वो भी गन्ने का गास यूज होते हैं। तो चीनी की कीमत के ऊपर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्ट हो गया, तेल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, क्योंकि ये इसकी सारे इंडिजिनस है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो हुकूमत चीनी ने कंट्रोल कर सकी, जो भैंस के दूध को, जो सारी हमारे इंडिजिनस चीजें, सरीहन मिसमैनेजमेंट है।
और गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं। डन, पॉइंट नोटेड न्यायी साहब। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। सर आपका पॉइंट, ये जो आपने कहा ना इनको माफियाज ना कहें सर, ठीक है न्यायी साहब। मजहर साहब, वैसे जो न्यायी साहब कह रहे हैं ये माफियाज ना कहें, सर क्या सही है? रिपोर्ट तो आई थी, उसमें तो बड़ी मुफस्सिल तरीके से पता चला था कि किस तरह से ये भी मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा ये बताएं, ये जो मिसमैनेजमेंट वाली बात है ठीक, लेकिन क्या बिल्कुल भी कोई जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनको हम रूल आउट कर सकते हैं? नहीं, पहले तो ये मालूम किया जाए न्याजी साहब क्यों नहीं चाहते इनको माफिया कहना। नहीं, मैं वर्ड में कहता माफिया सारे हैं ना। देखिए मसला, देखिए एक तो ये कि सोसाइटी भी हमारी ऐसे, हमारी यहाँ क्योंकि कंज्यूमर सोसाइटीज एग्जिस्ट नहीं करती, वरना लोग चीनी, मैं तो पीटीआई के उस मिनिस्टर वाली बातें करूंगा कि जी आप अगर दो रोटियां खाते हैं तो एक रोटी खाएं, पेट पे पत्थर बांधें और चीनी का इस्तेमाल कम करें, चीनी इस्तेमाल करना छोड़ दें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये ऑन अ सीरियस नोट, कंज्यूमर सोसाइटीज हमारी यहाँ क्यों नहीं है, इस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। और क्यों नहीं हम हर चीज को, किसी चीज को रेजिस्ट क्यों नहीं करते हम? मतलब कोई चीज अगर महंगी हो गई, जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं वो क्यों नहीं अवॉइड की जाती? मतलब अगर फर्ज करें चिकन या गोश्त महंगा हो गया है, गोश्त क्या हम एक महीने खाना छोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते? ठीक है, ये तो उसका एक एस्पेक्ट है जो माशरे का एस्पेक्ट है। लेकिन मिसमैनेजमेंट भी है, करप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें सिंध के लेवल पे सिंध गवर्नमेंट को कम से कम ये फैसले करने चाहिए, क्योंकि यहाँ की बेशतर शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो हैं वो कम कर सकती हैं उसमें क्योंकि वो हुक्मरानों की जो है वो नजर आती हैं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नजर आती है और आप कम कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि इसमें जो भी स्ट्रॉन्ग टाइकून्स हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, उनका ताल्लुक नून से भी है, उनका ताल्लुक पीटीआई से भी है, और भी होंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज क्या ये जमातें या ये लोग बैठ के ये तय नहीं कर सकते? फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीज हम एक्सपोर्ट किया करते थे वो चीजें हम इंपोर्ट करना क्यों शुरू कर दी हैं हमने? इसके क्या रीजन? इंपोर्ट करना क्यों शुरू कर दिया? ठीक है सर, आपका जो ये वाला पॉइंट है मैं बेनजीर की तरफ लेके जाना चाहूंगी। बेनजीर, मज़हर साहब ने एक वैलिड पॉइंट, डिबेटेबल पॉइंट उठाया, कह रहे हैं कि कंज्यूमर लेड खैर हमारी इकोनॉमी नहीं, लेकिन क्यों नहीं कि हम रेजिस्ट नहीं कर सकते अवाम की सतह पर ये चीज़ें, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो हम उसका इस्तेमाल कम कर दें ताकि शायद डिमांड इन सप्लाई में जो प्राइस फैक्टर्स हैं वो थोड़े से कम हो सकें या मेंटेन हो सके। क्या ये मुमकिन है? लीना, हम किस चीज का इस्तेमाल फिर बंद करेंगे? यहाँ पे तो पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, क्या क्या महंगा नहीं है। तो आप किस चीज को फिर बंद करेंगे? किसी चीज पे तो हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए ना। जहां तक ये आप शुगर माफिया की भी बात हो रही थी, मेरे तो ख्याल से हुकूमत कभी सीरियस थी ही नहीं इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब ने काफी दफा ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि मेरे खिलाफ 3 FIRs हैं और तीनों में शुगर का या शुगर माफिया का या शुगर स्कैंडल का कोई जिक्र नहीं है। तो 3 FIRs हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ बनाया हुआ है FIA में, जिसके लिए वो अदालत जाते हैं। 3 FIR आपने की, शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, एक में भी आपने शुगर का या चीनी के स्कैंडल का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद एक अली जफर की रिपोर्ट आनी थी, वो भी हमें नहीं पता वो किधर गई, उसका क्या हुआ, क्या जहांगीर तरीन साहब झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। तो इन चीजों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो सीरियस ही थी हुकूमत। मेरे ख्याल से अलीना, अब ये कहना गलत नहीं होगा, ये हुकूमत शायद बिल्कुल भी इन टच ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी से। शायद उनको पता ही नहीं है कि वाकई में मुल्क में हो क्या रहा है। आज की मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं कि आज पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से 3 वीडियोस उन्होंने ट्वीट की, 3 ओवरसीज पाकिस्तानी उनको पता नहीं कहां से मिले, जो हमें ये बता रहे थे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को कि आप बर्दाश्त करना सीखें, आपके मुल्क में हालात अभी बहुत अच्छे हैं। एक साहब जो थे उसमें वो बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका में तरबूज जो है वो 800 रुपए का है। तो मुझे तो नहीं समझ आया, कभी हमारे वजीर कहते हैं रोटी कम खाएं, तो कभी कहते हैं चीनी कम इस्तेमाल करें, तो कभी हमें बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका ना जाइएगा क्योंकि वहां पे तरबूज बड़ा महंगा है। तो या तो आप बिल्कुल भी आउट ऑफ टच है रियलिटी से। मेरे ख्याल से वजीर आजम को अपना वो जो 55 रुपए फी किलोमीटर का हेलीकॉप्टर है उससे जरा उतर के
اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اوکے ویسے وہ جاتے ہیں, وزیر اعظم خود بھی نکلے ہیں اسلام آباد کے ٹور پہ, ہم نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے, مارکیٹس میں گئے ہیں, سموسے وغیرہ کی ریڈیو پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے حال چال پوچھا جناب. لیکن یہ بات بالکل بجا ہمارے تمام اینالسٹ کی جناب, اس کے اوپر شدید قسم سے حکومت کو, وزیر اعظم کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بے نظیر شاہ صاحبہ کہتی ہیں جناب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حکومت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اصل میں ہو کیا رہا ہے آن گراؤنڈ, اس صورتحال سے لا علم ہے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی ابھی اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.